जिसका शीर्षक है ध्वस्त न्याय व्यवस्था। इस नाटक से पहले मैं आप सभी को समाज की जननी एक लड़की के बारे में बताना चाहूँगा। एक लड़की जो कहने के लिए तो इस संसार की जननी है, वो है तो संसार है, वो है तो पीढ़ियाँ हैं, वो है तो रिश्ते हैं और वो है तभी लड़के हैं। पर अफसोस सबका सृजन एक नारी से होने के बावजूद ये संसार एक नारी के साथ कैसा व्यवहार करता है, मैं इस नाटक के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी है नैना की, जो बहुत ही मेहनती और सिद्धांतों वाली लड़की है। नैना जो अपनी माता पिता की लाडली और सबसे समझदार बेटी है, जिसमें कुछ कर गुजरने की चाह है और जो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है और समाज की सेवा करना चाहती है। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। मैंने अपना सपना पूरा कर लिया माँ। Scene 1 over. Scene 2. नैना अब डॉक्टर नैना बन चुकी है और नैना अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाती है। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहती है। उस दिन नैना देर रात तक काम कर रही थी, इसलिए डॉक्टर नैना थोड़ा थका हुआ महसूस करती है। इसी वजह से वो अपने रूम में जाने का सोचती है। रास्ते में वो अपने पेशेंट का हालचाल पूछती हुई रोज की तरह अपने कमरे की तरफ चली जाती है। डॉक्टर नैना को रूम में जाता हुआ देख वार्ड बॉय एक मरीज के कमरे में एंटर करता है और फोन पे बात करते हुए अपने साथियों को वहां बुलाता है। उसी वक्त डॉक्टर नैना को याद आता है कि उसने अपना फोन अपने कैबिन में ही छोड़ दिया है, तो वो वहां फोन लेने जाती है और वापस लौटते वक्त वो देखती है कि वहां मरीजों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। यह दृश्य देखकर नैना चुपचाप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। Scene 2 over. Scene 3. अगले दिन सुबह होते ही नैना प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और वहां पहुंचते ही प्रिंसिपल को कहती है कि सर मुझे आपको कुछ दिखाना है, और वो कहते हुए वो ऑर्गन स्मगलिंग का वीडियो प्रिंसिपल को दिखाती है। नैना की दिखाई हुई वीडियो को देखकर प्रिंसिपल नैना से कहते हैं, अरे डॉक्टर नैना, व्हाइट पोशाक में सफेद काम करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ तो ब्लैक करना पड़ता है। यह सुनते ही नैना उनसे कहती है, इसका मतलब आप सबको पता था, फिर भी आप चुप रहे। पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सबको बताऊंगी। याद रखिएगा, मैं चुप नहीं बैठूंगी। Scene 3 over. Please give a big round of applause. Scene 4. उसी रात नैना देर रात तक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी वहाँ 3-4 लड़के उसके कमरे में आ जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर नैना डर जाती है और डरते हुए उनसे कहती है, कौन हो
तुम लोग? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? दूर रहो। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय, कोई मदद करो। सीट फॉर अवर। Please give a big hand. Scene 5. अगले दिन खून से लथपथ उसकी बेजान शरीर मिलती है और आग की तरह ये बात फैला दी जाती है कि मेडिकल की लड़की ने तीसरे माले से कूदकर सुसाइड कर लिया है। कॉलेज में लाश मिलने की खबर सुनते ही पुलिस आ जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इतने में ही मीडिया पुलिस से सवाल पूछती है। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं ये सुसाइड था, मर्डर था या रेप? अरे मैडम, आपने सुना नहीं? ये सुसाइड था, सुसाइड। लड़की ने तीसरे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। आप मीडिया वालों को तो कोई काम वाम रहता नहीं है, जहाँ छोटी सी खबर मिली वहाँ आग की तरफ फैलाने चले आते हैं। सर, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत किया गया हो, ये सुसाइड ना हो, ये मर्डर हो। ये सुसाइड जैसी बातों को आप कहाँ रेप और मर्डर में जोड़ रहे हैं? ये छोटी छोटी बातों को लंबी आप मत बनाइए। डॉक्टर के परिवार वाले और कर्मचारी तो कुछ और ही बता रहे हैं। अरे मैडम जाइए, आप लोगों का यही काम रहता है। Scene 5 over. Scene 6. इतने में ही रिपोर्ट आती है कि डॉक्टर नैना ने सुसाइड नहीं की थी, उनका रेप और फिर मर्डर हुआ था। इतना सुनते ही चारों ओर हल्ला और आगजनी होने लगती है। इतने में ही वहाँ मीडिया की एंट्री होती है। आप लोगों को क्या लगता है नैना जी के साथ ऐसा क्यों किया गया था? हॉस्पिटल अथॉरिटी, पुलिस वाले इस बात को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसको सुसाइड क्यों बताया जा रहा है? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था नैना जी के साथ। आप कौन? मैं नैना की दोस्त निशा। क्या आप हमें बता सकती हैं उस रात नैना जी के साथ क्या हुआ था? कल रात मुझे नैना का कॉल आया था। वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी और बार-बार एक ही बात बोल रही थी, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। इतने में ही फोन कट हो गया। लेकिन मुझे इतना पता है कि नैना को ऐसा कुछ पता था कि अगर वो बाहर आ जाता तो बड़े-बड़े पॉलिटिकल पार्टी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबकी पोल खुल जाती। अरे मैडम, आप यहाँ तक यही है, जाइए, आप लोगों का तो यही काम है। पत्रकार सब जगह जगह सरकार की नाकामी की पोल खोल रही थी। जनता नैना के इंसाफ के लिए आवाज उठाती है और जल्दी से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगती है। जब बात बहुत बढ़ जाती है तो पुलिस और सरकार एक्शन में आती है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर एक्शन लिया जाता है और असली मुजरिम का पता चलता है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है और इसी के साथ नैना को इंसाफ मिलता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है सरकार से, आखिर क्यों जब भी हमारे देश में कुछ ऐसा दुष्कर्म होता है तो लोग को ही जागरूक होना पड़ता है, तब कहीं जाकर पुलिस और हमारी सरकार जागरूक होती है। क्यों हमारे देश में अभी तक रेप जैसी चीजों को लेकर सख्त कानून नहीं है? लड़कियां हर गली, हर चौराहे में अपने आप को अकेला और अनसेफ क्यों फील करती है? आज भी हमारे देश में कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं कि जो इन सारे दुष्कर्मों को सह लेती है, यह सोचकर कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा और दरिंदे ऐसे ही घूमते नजर आते हैं। आखिर हमारी न्याय व्यवस्था इतनी खोखली क्यों है? क्या आप सभी को ये नहीं लगता कि हमारे देश को एक सख्त कानून की जरूरत है? चलिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, 2024 के रेप की केसेस की रिपोर्ट्स बताती हूँ। 2024 में 31,516 लड़कियों के साथ रेप हुआ। क्या लगता है आपको, इन सब में से कितनों को न्याय मिला होगा? कितनों को न्याय दिया होगा हमारी सरकार ने? कुछ लड़कियां ही होती है जिन्हें न्याय मिलता है और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो दर्ज नहीं किए जाते। कुछ इनमें से ऐसी लड़कियां हैं जो अभी तक दम तोड़ चुकी है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। कल ये मेरे
हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को, हम सबको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसको लेकर कानून ही बनाने चाहिए। अब मेरा और मेरे सारे IABN फैमिली की तरफ से आप सभी लड़कियों के लिए एक संदेश ये है कि ये कलयुग है मेरी बहनों, कलयुग। यहाँ तुम्हें बचाने श्री कृष्ण नहीं आएंगे।